हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में आपके जो स्वास्थ्य देखभाल जो कि आपका सब्जेक्ट है क्लास 10th का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था सप्लीमेंट्री का, उसका आज हम कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। पहले मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूँ कि मैंने सोल्यूशन कर लिया है। तो आप देख सकते हो क्लास 10th 2025 सप्लीमेंट्री कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हेल्थ केयर। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके 2025 के जो मेन एग्ज़ाम था 2024, 23 और 22, 21 लास्ट साल के 5 साल पेपर का सोल्यूशन करवाए हुए हैं। आप जा सकते हो अपने खुद के चैनल पलक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके आपको प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और आपको अपनी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट ढूंढनी है और आपको एक ही वीडियो एक साथ सभी वीडियो मिल जाएगी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि है संचार चक्र का प्रथम तत्व है। प्रथम तत्व कौन सा है संचार चक्र का? ऑप्शन है प्रेषक, दूसरा है चैनल, फिर प्रतिक्रिया, फिर प्राप्तकर्ता। जब भी संचार का चक्र स्टार्ट होता है तो संचार शुरू होता है, जो संचार को शुरू करता है वो कहलाता है आपके वन एंड ओनली प्रेषक। तो आंसर होगा प्रेषक। प्रेषक के बाद आता है मैसेज, मैसेज के बाद आता है चैनल, चैनल के बाद आता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के बाद आता है प्राप्तकर्ता। फिर आती है प्राप्तकर्ता, फिर प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाता है कि प्रतिक्रिया कौन देता है, प्रेषक देता है या प्राप्तकर्ता? तो हमेशा प्रतिक्रिया देगा आपकी प्राप्तकर्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे बच्चा? स्वप्रबंधन का अर्थ है परिवार पर नियंत्रण, भीड़ पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। बच्चों, स्वप्रबंधन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण, स्व यानी कि खुद पर नियंत्रण। प्रश्न नंबर 3 कंप्यूटर प्रणाली के मुख्य भाग है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, तो आंसर होगा आपके उपरोक्त सभी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इसके भाग होते हैं कंप्यूटर प्रणाली के। प्रश्न नंबर 4 कंप्यूटर एप्लीकेशन पर अपना कार्य पूरा कर लेने पर कंप्यूटर एप्लीकेशन पर किया जाता है लॉगिन, लॉग आउट, कंप्यूटर की सफाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब भी आप अपने काम पूरा करें तो आप क्या करोगे? कंप्यूटर को लॉग आउट करोगे। तो आंसर होगा ब। प्रश्न नंबर 5 सफल उद्यमी के क्या गुण हैं? सफल उद्यमी का गुण होता है कि वह धैर्यवान होता है। सफल उद्यमी हमेशा क्या होता है? धैर्यवान। वह कड़ी मेहनत करता है, रचनात्मक लाता है अपने इनोवेशन आइडिया से। तो आंसर जब ये तीनों मैच कर रहे हैं तो आंसर होगा आपके उपरोक्त सभी। बच्चों, इस बार 10वीं पार करनी है, आपको इसमें टॉप करना है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं बच्चों। इस वीडियो को बनाने में, इसका सोल्यूशन करने में भी मेरे को कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो मेरी इस मेहनत को आपको रंग लाना है क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए लाऊंगा एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो आपको कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है मेरे साथ, और वीडियो को पूरा देखना बच्चा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्थायी विकास से जुड़ी प्रमुख समस्या है खाद्य, जल, ईंधन, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ये सभी इसकी समस्या है, तो आंसर क्या होगा आपके उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, इसका होगा द उपरोक्त सभी। ठीक है मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। किसी संगठन ने स्थायी विकास लक्ष्य बनाए हैं? यूनिसेफ ने, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने, या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, या राष्ट्रीय संघ ने? तो इसका जो लक्ष्य बनाया है आपके संयुक्त राष्ट्र ने बनाए हैं स्थायी विकास के लक्ष्य। प्रश्न नंबर 8 निम्न में से कौन सा टीका नहीं है? डीपीटी, बीसीजी, विटामिन ए, पेंटावैलेंट। तो बच्चों, इसमें से जो टीका नहीं है वो है आपकी विटामिन ए। तो विटामिन ए का टीका नहीं है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में कितने वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है? केवल ऑप्शन है केवल 0 से 1 वर्ष, केवल 0 से 3 वर्ष, केवल 0 से 5 वर्ष, या केवल 6 से 10 वर्ष। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, सभी ने पोलियो की टीकाकरण करवाया है, तो आपको पता है ये 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण होता है। प्रश्न नंबर 10 फिजियोथेरेपी लोगों को
किन समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करती है? हड्डी और जोड़ों की समस्या, हृदय और फेफड़ों की समस्या, वृद्धावस्था में होने वाली समस्या, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो फिजियोथेरेपी होती है वो आपको इन तीनों से ही निजात दिलाती है। तो बच्चों ये आपके होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर चलते हैं बच्चा 11 पे। वृद्ध व्यक्तियों की वैधानिक आवश्यकताएं क्या है? हिंसा से बचाव, अपशब्द सुनने से बचाव, अधिकार तथा प्रतिष्ठा बनाए रखना, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये आपके तीनों ही सही है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये इनकी वैधानिक आवश्यकताएं हैं। प्रश्न नंबर 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कहा जाता है शिशु, किशोर, स्कूली बच्चा या टॉडलर। तो बच्चों ये आपके 12 से 18 वर्ष के जो बच्चों को कहा जाता है आपके किशोर। तो आप बताना आप क्या हो, अभी शिशु या किशोर या स्कूली बच्चा? ठीक है बच्चा, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? वायरस जनित रोग है टीबी, एड्स, अस्थमा, उपरोक्त सभी। तो वायरस संबंधी जो रोग है वो आपके क्या है? एड्स। तो प्रश्न नंबर अब चलते हैं अगले पे। प्रश्न नंबर 14, अस्पताल में से रोगी की छुट्टी होने के बाद किए जाने वाला कीटाणु शोधन कहलाता है समवर्ती कीटाणु शोधन, टर्मिनल कीटाणु शोधन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये आपके कहलाता है टर्मिनल कीटाणु शोधन। प्रश्न नंबर चलते हैं अगले पे। प्रश्न नंबर 15, अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्टों को क्या कहा जाता है? जैव चिकित्सा अपशिष्ट, सामान्य अपशिष्ट, कचरा या उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो अस्पताल से निकलने वाला कचरा अपशिष्ट कहलाता है वो आपको कहलाता है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। प्रश्न नंबर 16, संक्रमित अपशिष्टों को कौन से थैले में डाला जाता है? काले में, लाल में, पीला में या नीला में? तो बच्चों ये आपके डाला जाता है पीले थैले में। ओके मेरे बच्चा, तो बाकियों का कचरों का नाम मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से थैले में कौन सा कचरा डाला जाता है। ओके मेरे बच्चा, अब चलते हैं अपने फिलिंग द ब्लैंक्स वाले ऑप्शन पे। तो देखो जिसमें 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मौखिक संचार में डैश डैश शामिल होते हैं। तो मौखिक संचार में आपके शामिल होते हैं बोले गए शब्द। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? शब्द शामिल होते हैं। मौखिक संचार में शब्द शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 18, जीवन में सफल होने के लिए डैश डैश कौशल आवश्यक है। तो जीवन में हमेशा सफल होने के लिए हमें स्वप्रबंधन कौशल आवश्यक है। कौन सा कौशल? स्वप्रबंधन कौशल। प्रश्न नंबर 19, शरीर की डैश डैश प्रणाली हमें संक्रमण से सुरक्षित रखने में सहायता करती है। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, कौन सी प्रणाली? प्रतिरक्षा प्रणाली हमें संक्रमण से सुरक्षित रखने में सहायता देती है। अगला है नेबुलाइजर का इस्तेमाल डैश डैश मार्ग में दवा की आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो वो होता है आपके श्वसन मार्ग के द्वारा हम नेबुलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 21, सामान्य अपशिष्टों को संक्रमित अपशिष्टों के साथ कभी भी डैश डैश नहीं चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। तो आंसर होगा मिलाना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 22, डैश डैश जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का स्रोत है। तो कौन से अपशिष्ट है ये? आपके अस्पताल जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का स्रोत है। ठीक है मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर 23, जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का उपयुक्त पृथक्करण व डैश डैश किया जाना चाहिए। तो वो क्या जानिए? निस्तारण किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? निस्तारण। प्रश्न नंबर 24, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट जिनसे मानव के स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए डैश डैश उत्पन्न हो सकता हो खतरनाक अपशिष्ट कहलाता है। तो वो कहलाता है आपके खतरा उत्पन्न हो सकता है और खतरनाक अपशिष्ट कहलाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे।
ये आपके लघुरात्मक प्रश्न है जो कि 1.5 नंबर का एक नंबर है आपकी प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक उद्यमी की भूमिका और महत्व लिखिए। तो अब चलते हैं हम अपने आंसर बुकलेट में, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को सिखाना है कि आंसर लिखना कैसे है बच्चों आपको एग्जाम में। तो देखो, ये एक उद्यमी की भूमिका, देखो क्या है भूमिका, देखो उद्यमी नए विचारों के साथ व्यवसाय को शुरू करता है और जोखिम उठाता है। महत्व है वे रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, आर्थिक विकास में योगदान देते हैं और समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पाद या सेवाएं लाते हैं। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। टीकाकरण का महत्व लिखिए। तो देखो, टीकाकरण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। ये गंभीर बीमारियों जैसे कि पोलियो, खसरा, टीबी से बचाता है, मृत्यु दर को कम करता है और समुदाय में बीमारी को प्रसार से रोकता है। तो इसलिए हमारा टीकाकरण कराना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कोविड को आपको पता होगा, कोविड आया था, कोविड-19। अब चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। फिजियोथेरेपी की मूलभूत सिद्धांत लिखिए। तो लिख लेते हैं फिजियोथेरेपी की मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो चलते हैं हमारा आंसर बुकलेट वापस। तो पहला है रोगी की पूरी जांच और मूल्यांकन करना, दर्द कम करने और कार्य क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना, रोगी को व्यायाम और थेरेपी में सक्रिय रूप से शामिल करना, व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार उपचार योजना बनाना। तो ये फिजियोथेरेपी की मूलभूत सिद्धांत हुए। प्रश्न 28 यहीं से रीड कर लेते हैं मेरे बच्चा। दवाओं के सामान्य दुष्प्रभाव लिखिए। साइड इफ़ेक्ट लिखने अपन को दवाइयों के। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं। दवाइयों के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पहला है जी मचलना या उल्टी आना, वॉमिटिंग, ठीक है बच्चा, चक्कर आना या सिर दर्द, ये साइड इफ़ेक्ट है बच्चा सारे दवाइयों के। त्वचा की चकत्ते बनना, एलर्जी होना, पेट में गड़बड़ी या दस्त लगना, आपके लूज मोशन होना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 29। देखो, सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण की तकनीकों की सूची बनाएं। तो बना देते हैं। देखो, सामान्य जो शारीरिक परीक्षण होते हैं तो उनमें पहला आता है आपके निरीक्षण, जिससे इंस्पेक्शन बोलते हैं, आँखों को देखकर जांच करना। फिर आता है 2 नंबर स्पर्श परीक्षा, इसमें हाथों से छूकर सूजन या दर्द को जांचना। फिर आता है थपथपाना, उंगलियों से थपथपाकर आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनना। फिर आता है परिश्रवण, ये स्टेथोस्कोप से दिल या फेफड़ों की आवाज़ सुनना इसमें शामिल है। अब आता है प्रश्न नंबर 30 पे। तो चलते हैं। रोगी की ऊंचाई और वजन की जांच करते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाएं। तो देखो, पहली है मशीन, वेट मशीन 0 पर सेट होनी चाहिए। रोगी के जूते और भारी कपड़े जैसे जैकेट उतार देने चाहिए। रोगी को सीधा खड़ा होना चाहिए, सामने देखना चाहिए। वजन मापते समय रोगी को मशीन पर स्थिर खड़ा रहना चाहिए। तो ये प्रश्न नंबर 30। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे मेरे बच्चा। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और विषाणु के नाम की सूची बनाई। तो देखो, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और विषाणु के नाम की सूची बनाएं। तो उसमें पहला आता है आपके जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें आता है आपकी टीबी, और फिर आता है आपकी हैजा, टाइफाइड, और विषाणु में आता है आपकी फ्लू, एड्स, कोविड-19 और पोलियो। तो ये आपकी जीवाणु और विषाणु की सूची हुई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 बच्चों यहीं से रीड कर लेते हैं, ताकि सामने क्वेश्चन आपके लिखा हो तो साथ में आंसर हम जल्दी से रीड कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन के प्रकारों को समझाइए। तो उत्तर है इसमें समवर्ती कीटाणु शोधन पहला, दूसरा है टर्मिनल कीटाणु शोधन, फिर है निवारक कीटाणु शोधन। तो एक एक को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा। तो देखो, कीटाणु शोधन के प्रकार तो हमने पढ़ लिए। अब इसके पहला पढ़ते हैं समवर्ती कीटाणु शोधन। जब रोगी अस्पताल में भर्ती हो तब दैनिक रूप से की जाने वाली सफाई, जैसे कि मल मूत्र, बर्तन, कपड़े साफ करना, ये आता है समवर्ती कीटाणु शोधन।
अगला आता है टर्मिनल कीटाणु शोधन, जिसमें आता है रोगी की छुट्टी या मृत्यु के बाद उसके कमरे और बिस्तर की पूरी सफाई। फिर नेक्स्ट आता है निवारक कीटाणु शोधन, जिससे होता है आपकी बीमारी फैलने से रोकने के लिए एहतियात की जाने वाली सफाई, जैसे कि पानी में क्लोरीन डालना। तो बच्चों ये हुए कीटाणु शोधनों के प्रकार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33, हम रीड करेंगे आपकी क्वेश्चन बुकलेट से, ताकि मेरे बच्चों को लगे हम वही प्रश्न कर रहे हैं जो कि आपके क्वेश्चन आए थे 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। तो देखो इसमें प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहे हैं, संचार चक्र के तत्व लिखिए, मौखिक संचार को विस्तार से समझाइए। तो पहला आता है संचार चक्र के तत्व। संचार चक्र के तत्व में आता है आपके पहले आता है प्रेषक, जो कि संचार को शुरू करता है। फिर प्रेषक कुछ ना कुछ तो मैसेज भेजेगा, तो उसके बाद आता है आपके मैसेज, वो मैसेज को क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा। फिर संचार किसी चैनल के माध्यम से, जैसे कि बोलकर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है, ये क्या एक माध्यम है, और उस माध्यम से किसको प्राप्त होगा, प्राप्तकर्ता को वो मैसेज प्राप्त होगा। प्राप्तकर्ता उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, फिर अपनी प्रतिक्रिया भेजेगा किसको, प्रेषक को। चलिए आगे। तो ये बच्चों संचार चक्र चलता है। अब आता है मौखिक संचार, इसमें शब्दों का उपयोग यानी कि बोलकर किया जाता है। प्रकार आमने सामने की बात करना, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, भाषण। लाभ है इसके ये तेज होता है, इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है और भावनाओं को व्यक्त करना आसान होता है। सीमाएं क्या क्या है इसकी, इसका कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं होता। ये इसकी क्या हानियाँ बच्चा, और यदि सुनने वाला ध्यान न दे तो गलतफहमी भी हो सकती है। तो इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। संचार को परिभाषित कीजिए, प्रभावी संचार की बाधाओं की सूचीबद्ध कीजिए। तो पहले संचार को परिभाषित कर लेते हैं, फिर उनकी बाधाएं देख लेंगे। परिभाषित करना यानी कि आपको डेफिनेशन लिखना, ठीक है मेरे बच्चा। दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचना, विचारों या भावनाओं को आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी संचार कहलाती है। अब संचार को बाधाएं, देखो बाधाएं क्या होती है, संचार को प्रभावित करती है, ठीक है। पहले आती है भाषाई बाधा, अलग भाषा या कठिन शब्द। जैसे एक बाधा क्या हुई, संचार करते हुए एक कॉमन बाधा, सबसे मेन बाधा ये होती है बच्चा, जब भी हम संचार करते हैं बोल के, तो भाषा हमारी रिकॉर्ड पैदा करती है। अब कैसे रिकॉर्ड पैदा करती है, जैसे आप सब इंग्लिश जानते हो और मैं हिंदी बोलता हूँ, तो क्या मैं अपने दोनों संचार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने दूसरी भाषा नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या हुई, भाषाई बाधा। तो ये संचार में जो रिकॉर्ड पैदा करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी बाधाएं कहलाती है। फिर आती है भौतिक बाधा, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, बाहर से शोर आ रहा है, आपने हेडफोन ईयरफोन नहीं लगा रखे, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो वो आपको शोरगुल में आवाज़ में नहीं सुनाई देगी बात, और जो बात छूट गई वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, आप सभी को पता ही बात। तो ये हुई आपकी भौतिक बाधा, इसमें शोर, दूरी, खराब नेटवर्क, ठीक है, तो इसके अंदर आती है वो बाधा। फिर आती है आपकी मनोवैज्ञानिक बाधा, जिसमें तनाव, गुस्सा, पूर्वाग्रह इसमें शामिल है। फिर आती है सांस्कृतिक बाधा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग कल्चर के हिसाब से, तो ये आपकी रुकावट पैदा कर सकती है संचार में। तो बच्चों अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 के साथ। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। कंप्यूटर में अपने डेटा को सुरक्षित किस प्रकार से करेंगे, समझाइए। तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग कौन कौन से हो गए, पहला होगा आपकी इनपुट में आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर आती है आपकी कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर मेमोरी। आउटपुट वाला जो पार्ट होगा उसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट वाले पार्ट हो गए। ओके मेरे बच्चा। अब डेटा सुरक्षा, एंटीवायरस। डेटा सुरक्षा कैसे होती है, एंटीवायरस से, वायरस से बचने के लिए। अब वायरस कौन सा वायरस कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है, जो फाइलों को आपकी ख़राब कर सकता है, आपके डेटा को दूषित कर सकता है। तो एंटीवायरस क्या करता है, वायरस से बचने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद हम पासवर्ड को सुरक्षित रखते हैं। जैसे आप सभी जानते हो इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप कितना सुरक्षित रखते हो, जो किसी को नहीं। आजकल तो लोग पैटर्न भी बहुत, मोबाइल का जो पैटर्न होता है पासवर्ड, जो पैटर्न से आप मोबाइल को अनलॉक करते हो, उसका भी वो टिपिकल आजकल पैटर्न लगाते हैं।
अगला है बैकअप, महत्वपूर्ण डेटा बैकअप एंड जिसे क्लाउड पर रखें। और फिर आता है फायरवॉल, इंटरनेट से आने वाले खतरों को रोकने के लिए हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो अनचाहे अनवांटेड यूजर्स को एक्सेस करने से हमें रोकता है। ठीक है मेरे बच्चा, इसी के अथवा में क्वेश्चन है जो कि हम रीड करेंगे आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। कंप्यूटर की देखभाल के महत्व समझाइए, उन विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे कंप्यूटर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो देखो, देखभाल का महत्व, कंप्यूटर की उम्र बढ़ती है, काम की गति स्पीड तेज बनी रहती है और डेटा सुरक्षित रहता है। क्षति के तरीके देखो मेरे बच्चा, धूल और गंदगी जमा होना, ओवर हीटिंग, खाने पीने की चीज़ें गिरना, वायरस और मेलवेयर का हमला। तो ये वायरस है बच्चा, बिजली का झटका, शारीरिक क्षति, गिरना टूटना, तो ये इसके अंदर आता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची चार्ट बनाएं। तो आप चार्ट बना सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जन्म का समय, BCG, OPV-O, हेपेटाइटिस B1 6 सप्ताह में, वही टीकाकरण की सूची है जो आप देख सकते हो। ठीक है मेरे बच्चा, आप इसका देख लो, आप लिख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। ये 2 साल सही रहा वैसे, में भी इस बार आ जाए, नहीं भी है, दोनों बातें। चलते हैं इसी का था हम एक और प्रश्न। प्रश्न नंबर आपकी आता है अथवा वाला, सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा यह तब विकसित होती है जब शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है संक्रमण या टीकाकरण के बाद। फिर है लंबे समय तक, कभी कभी जीवन भर भी रहती है, इसमें समय लगता है विकसित होने में। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में डाली जाती है, जैसे माँ का दूध बच्चे को या एंटी वेनम इंजेक्शन। ये तुरंत काम करती है और ये कम समय के लिए कुछ हफ्तों या महीनों तक रहती है। तो ठीक है मेरे बच्चा, आज का हमने लास्ट प्रश्न जो था वाला प्रश्न वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। मेरे बच्चों, इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसलिए मैंने लास्ट 5 साल के पेपर के सोल्यूशन करवाए, उन्हीं में से पेपर आएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।